आज मैं आप लोगों को भारत में विउद्योगीकरण अर्थात डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया के संबंध में बतलाऊंगा। ब्रिटिश भारत में विउद्योगीकरण का अर्थ यह है कि वर्ष 1757 से 1947 के बीच भारत में देसी उद्योग धंधों का पतन हुआ और परंपरागत देसी उद्योग धंधों के पतन ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित आर्थिक नीति का परिणाम था। इस संबंध में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। परंपरागत देसी उद्योग एवं केंद्र भारत वर्ष 18वीं सदी तक विश्व के सभी देशों में सबसे प्रमुख निर्यातक राष्ट्र था, लेकिन भारत में 1757 में बंगाल में अंग्रेजी नियंत्रण की शुरुआत के साथ ही देसी उद्योग धंधों के पतन का सिलसिला चल पड़ा, जो धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इसे ही विउद्योगीकरण की संज्ञा दी जाती है। भारत में परंपरागत उद्योगों में वस्त्र उद्योग का सर्वप्रमुख स्थान था और इसके अंतर्गत कई प्रकार के अन्य व्यवसायों का भी जुड़ाव था। रंगाई छपाई व्यवसाय भी इससे जुड़े हुए थे। साथ ही वस्त्रों पर सोने के तारों एवं कसीदाकारी का व्यवसाय भी काफी उन्नत था। वस्त्र उद्योग में सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र उद्योग शामिल थे। धातु कर्म, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कर्म, चर्म उद्योग भी विकसित अवस्था में थे। खानों से रांगा, पारा, लोहा, शीशा आदि निकालने का काम किया जाता था और इनसे विविध प्रकार के सामानों का निर्माण होता था। गजदंत अर्थात हाथी के दांत से भुजदंड, अंगूठी, पासा, मनका, पलंग आदि का निर्माण किया जाता था। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में बनारस, सूरत, अहमदाबाद, मदुरई, बुरहानपुर, आगरा, मुर्शिदाबाद, ढाका आदि प्रसिद्ध थे। कौन से ऐसे कारण थे जो भारत में देसी उद्योग धंधों को विनष्ट किया और भारत को कच्चे संसाधनों के निर्यातक राष्ट्र में बदल डाला एवं निर्मित सामानों का विशाल बाजार बना दिया। पहला, मुगल सत्ता का ह्रास और ब्रिटिश नियंत्रण की भारत में शुरुआत। भारत में केंद्रीय सत्ता मुगल साम्राज्य का 1707 में औरंगजेब की मृत्यु उपरांत पतन होने लगा था और इस कारण कई क्षेत्रीय नवाबों का उदय हुआ, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने एक एक कर सभी क्षेत्रीय राजाओं को पराजित किया और भारत पर
पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने में सफलता हासिल की। इसका सर्व प्रमुख प्रभाव ब्रिटिश देशी आदि भारतीय परंपरागत उद्योग धंधों पर पड़ा और ये अब राजकीय संरक्षण के अभाव में मृतप्राय हो चले थे। दूसरी बात हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पर नियंत्रण स्थापित किया तो वह एक सुनियोजित नीति के तहत भारत के परंपरागत उद्योग धंधों पर प्रहार करना शुरू किया और धीरे धीरे भारतीय उद्योग धंधे पतन की ओर उन्मुख हो चले। उच्च शुल्कों का आरोपण भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली ने परंपरागत शासकों की तुलना में कई गुना अधिक उच्च शुल्कों की वसूली करते थे और यही कारण था कि भारत में संपत्ति का संचयन हो पाना संभव नहीं था। इसके साथ हम देखते हैं कि वर्ष 1757 के बाद से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की लूट शुरू की जो आगे चलकर संपूर्ण भारत में लागू की गई। स्वाभाविक है कि जब भारत से संपत्ति का पलायन इंग्लैंड को हो जाता था तो भारत में संपत्ति संचयन की बात किया जाना बेकार की बातें थी और उद्योगीकरण के लिए पूंजीवाद एक आवश्यक शर्त है और पूंजीवाद के लिए एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल अति आवश्यक है अर्थात पूंजी का संचयन। अत्याचार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के बुनकरों, कारीगरों, कलाकारों, परंपरागत उद्योग धंधे के संचालकों के ऊपर अत्याचार भी किया करती थी। वे अत्याचार के तौर तरीकों में पेशगी या ददनी प्रथा को प्रमुख तौर पर शुरू किया था। पेशगी या ददनी प्रथा के अंतर्गत भारतीय गुमास्तों के द्वारा अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कारीगरों, बुनकरों, जुलाहों आदि को कुछ अग्रिम राशि प्रदान की जाती थी और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लिया जाता था जिसमें निश्चित तिथि पर, निश्चित परिमाण में और निश्चित मूल्य पर सामानों की आपूर्ति की शर्तें होती थी। जब वे कारीगर जुलाहे या उत्पादनकर्ता अपने सामानों को कम दाम पर बेचने से इनकार करते थे तो उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। कैलवर्ट नामक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है कि उनसे जहां चाहते थे वहां अंग्रेज हस्ताक्षर करवा लेते थे और जो भी कीमत देना चाहते थे वो वे चुका देते थे। इनमें भारतीय कारीगरों, जुलाहों एवं सामान निर्माताओं की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। आनाकानी करने पर उनके कमरबंद में रुपए बांध दिए जाते थे और फिर कोड़ों से पीट मारकर भगा दिया जाता था। ब्रिटिश कानून इन दंडनीय प्रथा और अत्याचारों के द्वारा भारतीय सामानों की कम कीमत पर अंग्रेज खरीदते थे और ब्रिटिश कानून का निर्माण करके भारतीय उद्योगों को
प्रतिबंधित किए जाने का प्रयास किया गया। भारत से निर्यातित सामानों पर 78% तक उच्च शुल्कों का आरोपण किया जाता था, जबकि ब्रिटेन से आयातित सामानों पर आमतौर पर 2 से 3% शुल्कों का आरोपण किया जाता था। थोक खरीदगी इनसे भी बात नहीं बनी और भारतीय निर्यात व्यवस्था बनी रही, तो अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उस समय भारत के कारीगर एवं जुलाहे तथा बुनकर लोग बंबई और सूरत से कच्चे कपास खरीदते थे, जिसकी कीमत 16 से 18 रुपये प्रति मन होता था। लेकिन अंग्रेजों ने एक नई कंपनी खोली और सूरत से संपूर्ण माल थोक रूप में खरीद लिया और 28 से 30 रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचना शुरू किया। इस प्रकार अब कारीगरों को दोहरा मार झेलना पड़ा। वे उच्च दाम पर माल खरीदने को विवश थे और अंग्रेजों द्वारा कम से कम निर्धारित दामों पर उत्पादित सामानों को बेचने पर विवश थे। स्वाभाविक है कि उन्होंने इसे छोड़ दिया और कि खेती की ओर पलायन कर गए। हम देखेंगे कि 1700 ईस्वी तक आते आते इंग्लैंड में भी भारतीय कपड़ों की मांग काफी बढ़ चली थी और इंग्लैंड में डीफो जैसे विचारकों ने इस पर काफी खेद व्यक्त किया। उसने स्पष्ट लिखा कि आज हमारे घरों में मकानों में शयन कक्षों में भारतीय कपड़ों की भरमार हो चुकी है और सब कुछ भारतीय कपड़े से ही बनाए जाते हैं। कुर्सियों में, गद्दों में, पर्दों में भारतीय कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। स्वाभाविक है कि वहाँ इंग्लैंड के कपड़ा उत्पादकों एवं व्यापारियों ने भारत से इंग्लैंड होने वाले कपड़े के निर्यात का कड़ा विरोध किया और दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1700 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसमें भारत से रंगे या छपे कपड़े के इंग्लैंड को निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1702 में भारतीय वस्त्र के आयात पर 15% करों का आरोपण किया गया और 1720 में भारतीय वस्त्रों के आयात पर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। यही बातें एकमात्र हॉलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों ने भारतीय आयात को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए। हम देखेंगे कि 1760 में इंग्लैंड की एक महिला भारतीय सूती कपड़े से बने रुमाल को रखने के आरोप में 200 पाउंड का जुर्माना भरी थी। उस जमाने में 200 पाउंड बहुत बड़ी राशि थी। इस प्रकार भारतीय कपड़ों के आयात को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। चरण विद्योगीकरण को हम 3 चरणों में देखेंगे। 1757 से 1813 इस दौरान भारतीय उद्योग धंधों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद ये फलते फूलते रहे, चूँकि ये गुणवत्ता में काफ़ी उत्तम थे, कलात्मकता में अच्छी थी और सस्ती थी। वर्ष 1813 से 58 के बीच भारत का विद्योगीकरण तेजी से होने लगा, चूँकि 1813 में भारत में पहली मर्तबा मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई और
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ इंग्लैंड और संपूर्ण यूरोपीय लोगों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। अब भारत का शोषण और आर्थिक लूट तेजी से होने लगा था। 1818 से 1947 के बीच यद्यपि कि भारत का औद्योगिकरण के कुछ चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे, फिर भी और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला, लेकिन फिर भी औद्योगिक पतन का ही काल रहा। प्रभाव: देसी उद्योगों का पतन, औद्योगिकीकरण के कारण भारत में सर्वप्रमुख प्रभाव देसी उद्योग धंधों का पतन हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण: वर्ष 1840 के बाद अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत भारत में कृषि के उत्पादन क्षेत्र में खाद्यान्न अर्थात चावल गेहूं के स्थान पर बागानी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया और इसे ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई, इसका मूल उद्देश्य इंग्लैंड के औद्योगिक हितों की पूर्ति करना था, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था का या कृषि व्यवस्था का सुधार करना था। वहां के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति करना था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि के वाणिज्यीकरण, देसी उद्योगों का पतन होने से भारत में कृषि क्षेत्र में दबाव पड़ा। शहरी क्षेत्र के कारीगर, बुनकर, जुलाहा वगैरह उद्योग धंधों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन किया और कृषि पर दबाव बढ़ा। पहले से ही कृषि में उचित शुल्कों का आरोपण किया गया था और वसूली की जा रही थी, और दूसरी ओर इसमें आबादी की वृद्धि होने से किसान महाजनों एवं सरकारी ऋणों के चंगुल में फंस गए और उनकी जीवन अत्यंत दयनीय हो चली। इसी को ग्रामीण ऋणग्रस्तता कहा जाता है। गरीबी में भयावह वृद्धि हुई, बेरोजगारी और बेरोजगारी बढ़ी। प्रमुख विचार: भारत में अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है कि भारत में देसी उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों के पतन का कारण स्थानीय था। कारण भारत में मुगल सत्ता का ह्रास हो गया था और यहाँ राजनीतिक अस्थिरता तथा अव्यवस्था कायम थी। संचार व्यवस्था साधनों का अभाव था। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई थी और यही कारण था कि जब ब्रिटेन के उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित अर्थात औद्योगिक क्रांति के द्वारा बड़े पैमाने पर बड़े बड़े मशीनों द्वारा निर्मित सामानों से प्रतिस्पर्धा हुई, तो इसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय देसी उद्योग धंधों का पतन था। लेकिन भारतीय इतिहासकार इस विचार को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि भारत में देसी उद्योग धंधों का पतन ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित नीति का परिणाम था और इसमें के साथ साथ 1780 के बाद इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। 1780 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और वर्ष 1800 आते आते वह जोर पकड़ा और वहाँ के उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों ने भारत में मुक्त व्यापार नीति लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, जिसने 1813 के अधिनियम द्वारा लागू ही कर दिया गया। स्वाभाविक है कि ब्रिटिश उद्योग धंधे तभी फलते फूलते जब भारत को उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया जाता और ब्रिटेन के उद्योग धंधों में उत्पादित मालों के लिए भारत को एक विशाल बाजार के रूप में तब्दील कर दिया जाता। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत में परंपरागत देसी उद्योग धंधों को अत्याचार, उत्पीड़न तथा उच्च शुल्क का आरोपण कर एवं पक्षपातपूर्ण नीतियों को लागू करके विनाश की ओर ढकेल दिया गया और वहाँ का इंग्लैंड के उद्योग धंधों के पतन का द्वार खोल दिया गया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष 1840-50 तक आते आते भारतीय परंपरागत देसी उद्योग धंधे पूरी तरह पतन की ओर उन्मुख हो गए थे। और जैसा कि एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि भारतीय उद्योग धंधों की बलि देकर ही ब्रिटेन के उद्योग धंधों को पलवित पुष्पित किया गया। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार ब्रिटिश भारत में विउद्योगीकरण ने भारत को अत्यंत दयनीय हालात में पहुंचाया। इंग्लैंड एक समृद्ध राष्ट्र बन गया और भारत पीछे चला गया। भारत 18वीं शताब्दी तक जो विश्व में सर्व प्रमुख निर्यातक और सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र था, वो 1840 तक आते आते विश्व का सबसे बड़ा आयातक और सबसे पिछड़ा देश बन गया। कार्ल मार्क्स ने सच ही लिखा है कि सूती माँ की घर में सूती वस्त्रों की ही भरमार कर दी गई। खुद अंग्रेज विलियम बेंटिक जो भारत का 1828 से 35 तक गवर्नर रहा था, उसने लिखा कि बुनकरों का दुखद इतिहास अतुलनीय है और बुनकरों की हड्डियों का, भारतीय कारीगरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। यह अत्याचार का जीवंत उदाहरण था। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलेंगे।